सर स्टडी सेंटर चेंज हो सकता है। नंदिनी, आपको स्क्रीन विजिबल है? हेलो? हेलो? यस मैडम। सर, मैं बच्चे से पूछ रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं है यहाँ पे या नहीं। नंदिनी जवाब दीजिए, रिप्लाई करिए, तभी क्लास आगे हेलो? चलेगी। नंदिनी? यस मैम। ओके, वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, सो बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए थे, अब हम थर्ड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ओके। इवेंट प्लानिंग प्रोसेस। सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूँगी। आप ओके। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप एक बार पुरानी वीडियोज़ को भी गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलराइट मैम। सो यूनिट नंबर 9 इज़ इवेंट डिज़ाइन। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट डिज़ाइन होता क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है यहाँ पे कि हमें कौन-सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग और व्हाइल प्लानिंग फॉर इवेंट डिज़ाइन। देन डेवलपमेंट ऑफ इवेंट डिज़ाइन। इवेंट डिज़ाइन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। और इवेंट डिज़ाइन जब आप प्रिपेयर करते हो, तो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मीन्स आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। तो कुछ हमारे जो मोटर और सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस या वो क्या रोल प्ले करते हैं। सो एज वी ऑल नो, इवेंट डिज़ाइन जो है वो एक सबसे पहला स्टेप होता है इवेंट प्लानिंग प्रोसेस में।
सो डिज़ाइन का मतलब है यहाँ पे कि मैनेजर जो है वो एक इवेंट को ओवरऑल डिज़ाइन करता है और एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल इवेंट एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए अपने क्लाइंट के लिए उसका एक ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट रेडी करता है। सो उस ब्लूप्रिंट से एक तो जो कस्टमर है उसको भी नॉलेज मिल जाएगी व्हाट दिस डिज़ाइन इज ऑल अबाउट और इस इवेंट में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट जो है वो हर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक, स्कूल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और इवन होम। सो हमारे फैमिली इवेंट्स भी होते हैं। सो इवेंट बेसिकली कह सकते हैं फिलिप कॉटलर ने इवेंट की डेफिनेशन दिया था दैट अकरेंसेस डिजाइन टू कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस। दीज आर दी अकरेंसेस। दैट मीन्स ये कुछ ऐसी हैपनिंग है जिसमें आप कम्युनिकेट करना चाहते हो एक मैसेज को टू दी टारगेट ऑडियंस। अगर मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ कि हम वेडिंग फंक्शन हमारे घर में होता है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। दैट मीन्स कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सो एंड सो पर्सन का या दो लोग हैं जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, राइट? सो बेसिकली इवेंट्स जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होती है क्लाइंट के लिए और लोगों के लिए कम्युनिकेट करना और टू गेट टू द मार्केट। अगर आप कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और मार्केट में अपना एक स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे कि मार्केट है, कस्टमर है, आपके रिलेटिव्स हैं या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो आपकी कस्टमर है, तो उस तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए आप लोग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इवेंट डिजाइनिंग इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इवेंट डिजाइनिंग का मतलब है कि आप इवेंट एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं इन लाइन विद द इवेंट कॉन्सेप्ट। इवेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। लाइक आपको अगर एक वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसका कॉन्सेप्ट और जो कॉर्पोरेट मीटिंग होगी उसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और इवेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स या कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे हम अपने कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो इवेंट डिजाइन का जो प्रोसेस है वो जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टेजिंग। स्टेज कैसा रहेगा, देन विद द की एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस। सो उसमें जो है बेसिकली क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका जो डिजाइन एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स एज अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएटिव होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। आप कोई नई चीज लेकर के आए। सो जैसे कि आप लोग वेडिंग फंक्शंस भी अटेंड करते हो या अदर फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, तो आप अगर किसी बड़े से बड़े प्लेस पे या बैंक्वेट हॉल या रिजॉर्ट्स में जाते हो तो आप कोई ना कोई वहाँ पे यूनिक आइटम देखते होंगे या यूनिक कोई ऐसी एक्टिविटी डेकोरेशन में कुछ चेंजेस देखते होंगे जिससे कि आपके माइंड में भी एक आइडिया आता होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। दिस इज इवेंट डिजाइन। So it is the creation, conceptual development and staging of an event using event design principles and techniques. So event design में हम लोग जितने भी हमारा जो माइंड में आइडिया होता है उसको क्रिएट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और एक स्टेज रेडी करते हैं by using the principles and techniques to capture and engage the audience. So मान लीजिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका लॉन्च का वो एक इवेंट या एक पार्टी रखना चाहते हैं, तो जब तक कस्टमर को आप वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसके लिए हमें जगह जगह कियोस्क हम सेटअप कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, तो वो क्रिएट करने के लिए भी हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। तो बेसिकली इवेंट को डिजाइन करना और उसके एक्सपीरियंसेस को मैक्सिमाइज करना जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सके, इससे हम इवेंट्स को और बेटर और फ्रूटफुल बना सकते हैं। सो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को या इवेंट मैनेजर को ध्यान में रखने चाहिए, लाइक व्हाई इज द इवेंट हेल्ड एंड फॉर whom। ये इवेंट क्यों कंडक्ट किया जा रहा है एंड फॉर whom, किसके लिए।
व्हाट इज इट्स सब्सटेंस एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम। सो बेसिकली इसका मेन रिसोर्स क्या है और उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एक तरीके से गाइडिंग फैक्टर होते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए फॉर डिजाइनिंग द इवेंट्स। So it is concerned with how to capture the audience and exceed their expectations. So मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आप किसी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पे आपके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमें कुछ नया देखने को मिले या कुछ नया पता चले उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको सेम फीचर्स के साथ ही प्रोडक्ट नया मिल रहा है मार्केट में, तो आप अपने जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको उससे नहीं हटेंगे। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहिए और इवेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर की और क्लाइंट की उसको फुलफिल करना चाहिए ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो। सो इट इज कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ इवेंट्स एस्थेटिक। एस्थेटिक्स होते हैं लुक्स, अपीयरेंस, उसका थीम क्या है, उसकी फील कैसी है। इट इज ऑल्सो इंट्रिकेटेडली लिंक्ड विद टू द ऑडियंस बिहेवियर एंड द कल्चर दे आर फ्रॉम। तो बेसिकली जो इवेंट होता है उसको कंपनी लिंक करती है विद द बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस। मान लीजिए मेरा इवेंट ऐसा है जिसकी ऑडियंस सारी ही साउथ की है, तो मैं उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी रखूंगी जो साउथ में बहुत पॉपुलर है या वहाँ के कल्चर को डिपिक्ट करती है। मैं उनके लिए अगर फूड अरेंजमेंट्स कर रही हूँ तो उसमें मैं साउथ की आइटम्स रखूंगी। सो ये सब चीजें होता है कि आपने उनके कल्चर को ध्यान में रखा है। अगर आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते इन चीजों को, जो हमारी ऑडियंस है वो डिससेटिस्फाइड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं घूमने के लिए, तो बहुत पहले की बात ऐसी होती थी कि फॉरेन कंट्रीज में हमें इंडियन फूड इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन आज की डेट में क्या वहां पे जाते हो तो उधर आपको इंडियन फूड किसी भी कंट्री में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये क्या है कि लोग आ रहे हैं तो कंपनीज आपके लिए और रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं कि हर तरह का कस्टमर मेरे पास आ सकता है, तो मुझे हर किसी की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होगा। इवेंट मैनेजर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके ऑडियंस के साथ इफेक्टिवली और एक इफेक्टिव इवेंट डिजाइन डेवलप कर सके। जब आप इवेंट डिजाइन को प्रिपेयर करते हो तो आपको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे मेन बात है कि उसमें एक वाव फैक्टर होना बहुत जरूरी है। So the level of stimulation may vary among individuals. The same design will have a different appreciation level. So एक तरीके से वाव फैक्टर का मतलब है यहाँ पे कि आपको 5 प्रिंसिपल्स जो ध्यान में रखने चाहिए, दैट इज स्केल, शेप, फोकस, टाइमिंग एंड बिल्ड। स्केल का मतलब है यहाँ पे कि आपकी जो एक्टिविटी है वो किस वेन्यू पे हो रही है, किस लेवल पे आप उस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत छोटे इवेंट्स भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे भी हो सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकते हैं। So that means scale is defined as matching the scale of the activity to the venue and ensuring that regardless of the distance from the activity to the audience can clearly see and understand what is being presented. So basically आप अगर लार्ज स्केल पे भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहां पे अगर एक एक ऑडियंस से आपको कांटेक्ट और कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, आपकी एक्टिविटीज और आपकी इवेंट में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि ऑडियंस उन चीजों को देख सके और ये अंडरस्टैंड कर सके कि आप उनको क्या प्रेजेंट कर रहे हो। राइट जैसे बहुत बड़े स्केल पे इवेंट्स होते हैं, वहां पे मान लीजिए स्टेज लगाया हुआ है। अब स्टेज पे जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं वो लास्ट में जो ऑडियंस बैठी होगी उनको नहीं नजर आती, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, स्क्रीन लगा देती हैं ताकि हमारी ऑडियंस तक मैसेज कम्युनिकेट हो सके। दिस इज द स्केल। शेप का मतलब है हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच द इवेंट टेक्स प्लेस। शेप का मतलब है कि जहां पे आप उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट अगर है तो प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए। अगर वहां पे आपको लगता है कि बहुत भीड़ हो सकती है तो आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वहां का वेदर, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी कैसी है, नॉइस, म्यूजिक, स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कलर्स और डेकोर्स आप कैसे यूज कर रहे हो, फर्नीचर क्या रिक्वायर्ड होगा। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वीआईपी गेस्ट के लिए फर्नीचर होता है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं होते।
क्राउड कैसा आ सकता है, जैसे बहुत सारे ओपन इवेंट्स होते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज आती हैं और सिंगर्स आते हैं, दोज आर दी ओपन इवेंट्स, सो उनके लिए क्राउड कैसा होगा, वहाँ पे मिक्स क्राउड आ सकता है। फिजिकल डिजाइन कैसा रहना चाहिए, फिजिकल डिजाइन का मतलब है कौन से एरिया में स्टेज होना चाहिए। मान लीजिए कि इवेंट प्लेस के अंदर घुसते ही अगर आप स्टेज को लगा दोगे तो सारी की सारी जो भीड़ है वो वहीं इकट्ठी हो जाएगी। सो स्टेज यूजुअली थोड़ा अंदर जा कर के होता है। उसके अलावा आपने अगर कोई फूड आउटलेट्स और वॉशरूम फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, ये सब चीजें अगर लगानी है तो उसके लिए प्रॉपर एक लेआउट होना जरूरी है। स्पेस जितना अवेलेबल है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना होता है। पैसेजेस प्रॉपर बने होने चाहिए, प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हों, हर चीज को मेंशन किया जाए, इक्विपमेंट्स आप क्या यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपकी शेप में आ जाती हैं। शेप के बाद आता है फोकस। फोकस मीन्स गेनिंग एंड कीपिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। सो ऑडियंस की अटेंशन को कैप्चर करना बहुत जरूरी रहता है एक इवेंट में। सो वी वॉन्ट आवर ऑडियंस टू लुक वेयर वी वॉन्ट देम टू लुक, मतलब ऑडियंस को हम ये चाहते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं ऑडियंस उसे देखे, तो हमें उसको प्रेजेंट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, the event designer wants the audience to focus only on stage, so the designer will have dim light in the sitting area with a spotlight on stage। जैसा आप लोग फॉर एग्जाम्पल मूवीज देखने के लिए जाते हैं, सो पूरे थिएटर में डिम लाइट होती है, अंधेरा रहता है, और लाइटिंग किस पे होती है, स्क्रीन पे ज्यादा होती है। सपोज आप किसी लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए जा रहे हैं और वहां पे जो डिजाइनर है, इवेंट डिजाइनर या कंपनी है, उनका मेन फोकस है कि आपकी जो नजर है वो सिर्फ स्टेज एरिया पे होनी चाहिए। सो वो क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वहां की लाइटिंग को डिम रखेंगे और स्टेज पे फोकस लाइट होगी, जिससे कि आपका ध्यान रहे उस आर्टिस्ट पे जो परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द फोकस। Then next is timing and build. So timing is also important, as we know. So according to Brown and James, timing is all about understanding an audience likely attention span and response to the program element. So basically timing का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन को आप किस टाइम पे कैप्चर करना चाहते हो, और किस टाइम पे उनकी अटेंशन मैक्सिमाइज होनी चाहिए, किस टाइम पे मिनिमाइज होगी तो भी चल सकता है। सो ये चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। सो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जैसा कि इवेंट डिजाइन में हमने पढ़ा, स्केल, शेप, फोकस, टाइम एंड बिल्ड। इसके अलावा कुछ और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से आ जाता है बैलेंस, प्रपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस एंड यूनिटी। बैलेंस का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो हम विजुअली देख पा रहे हैं चीजों को, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। सो व्हेन एनी डिजाइन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, इट मस्ट अचीव अ फिजिकल सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स आप कोई चीज अगर विजुअलाइज करवाना चाहते हो, अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इन द सेंस कि आपने अगर सिटिंग अरेंजमेंट अरेंज किया है, सो एक साइड पे आपने 50 सीट्स रखी हैं और दूसरी साइड पे सिर्फ 10 सीट्स हैं, सो ये क्या है कि विजुअल डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, इम्बैलेंस रहेगा। सो आपको सीट्स का प्रोपोर्शन इक्वल रखना चाहिए, क्योंकि जहां पे 50 सीट्स होंगी, जिनको आगे सीट नहीं मिली वो पीछे जाके बैठेंगे, तो उनके लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो या तो आप इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रखिए, 20, 25 बोथ साइड्स, जिससे लोगों की स्टेज से जो दूरी है वो कम हो जाए। दैट इज द बैलेंस। तो बैलेंस सिर्फ सेटिंग अरेंजमेंट में नहीं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें रखना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब है रिलेटिव साइज एंड स्केल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्केल और साइज। सो प्रोपोर्शन सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ अ होल। सो उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रोपोर्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका रेशो देखना बहुत जरूरी रहता है। सो वी जज प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय देयर मेजरमेंट। जैसे कोई चीज है जो हमें बहुत बड़ी दिखनी चाहिए और वो बहुत डिस्टेंस पे रखी हुई है, और उसको आपने छोटे साइज में रखा हुआ है, उससे क्या होगा कि वो चीज नजर नहीं आएगी। और जो चीज हमारे पास है उसको हमने बहुत बड़े साइज में दिखा रखा है, तो वो भी प्रोपोर्शन सही नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। रिदम का मतलब है टाइम्ड मूवमेंट थ्रू स्पेस।
सो रिदम इन अ डिजाइन इंक्लूड्स रेपिटेशन ऑफ मोटिव्स। सो मतलब कि आप कौन सी चीज को कितनी बार रिपीट करना चाह रहे हो। जैसे वेडिंग सेरेमनी में क्या होता है, एंट्रेंस वाज डेकोरेटेड बाय प्लेसिंग बिग स्टैचूज एट अ रेगुलर इंटरवल टिल द मेन हॉल। सो जैसे आप देखते हो वेडिंग इवेंट्स में क्या होता है कि कई बैंक्वेट हॉल्स ने बड़े बड़े स्टैचूज को या ऐसे कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो जो कपल है, कपल की फोटोज भी लगा रखी होती हैं मेन हॉल तक एंट्री लेने में, ताकि लोगों को भी श्योरिटी रहे कि हम इन्हीं पर्टिकुलर पर्सन का इवेंट अटेंड करने के लिए या वेडिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। सो वो रेपिटेशन होना बहुत जरूरी, एक रिदम उससे मेंटेन रहती है, तो लोगों को भी एक माइंडसेट रहता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एम्फेसिस का मतलब है फोकस करना। So a design with an emphasis like a huge statue or a water fountain strongly draws the attention of viewers and create interest among the viewers. So जैसे बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे फाउंटेन्स होते हैं या कुछ अदर एक्टिविटीज हो रही, कोई डांस एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो वो क्या है कि लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए होती है और लोगों के इंटरेस्ट को ग्रैब करने के लिए होता है। इससे बेसिकली क्या है, लोगों, अगर मान लीजिए कि कोई स्टेज एरिया जहाँ पे बहुत क्राउड हो गया, आप चाहते हो कि वहां पे ज्यादा क्राउड ना हो, सो आप छोटे छोटे लोकेशंस पे उसी एरिया में कुछ और अदर एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे लोगों की जो अटेंशन है वहां पे भी जाए। देन यूनिटी इन डिजाइन रेफर्स टू कोहेरेंस ऑफ द होल। सो मतलब सबकी कंसिस्टेंसी आपस में रहनी चाहिए। यूनिटी और कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हो बाय फॉलोइंग अ पैटर्न, जैसे कलर कॉम्बिनेशन आपने एक जैसा यूज किया, आइडिया, फॉर्म। सो पैटर्न का मतलब है कि एक तरीके की सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे आप एक वेन्यू को डेकोरेट कर रहे हो तो आप जो कर्टेन्स वहां पे यूज कर रहे हैं, कर्टेन्स मान लीजिए आपने पर्पल कलर के यूज किए हैं, मूव कलर के, तो फ्लावर्स भी आप उसी के कंट्रास्ट में यूज कर सकते हो, या पर्पल कलर के फ्लावर्स ही हो सकते हैं। या आप ये देख सकते हो कि पर्पल के साथ और बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। यूजुअली आप लोग बैंक्वेट हॉल्स में देखते हो तो रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन होता है, पर्पल के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, और स्काई ब्लू के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, और ब्लैक और गोल्डन का भी कॉम्बिनेशन रहता है बहुत सी बर्थडे पार्टीज में। सो एक यूनिटी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आधी टेबल्स पे तो रेड और गोल्डन कवर्स हैं और आधी टेबल्स पे ब्लैक गोल्डन है, या कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो बिल्कुल भी साथ में जा ही नहीं रहे। अगर रेड और स्काई ब्लू रखेंगे तो वो बहुत इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी तक हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। सो हमें वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। बहुत सी इवेंट्स में मैंने ऐसा भी देखा है कि क्रॉकरी भी वो लोग सेम कलर की यूज करते हैं जिस कलर की उन्होंने थीम फॉलो किया होता है। जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने मूव कलर का थीम फॉलो किया तो क्रॉकरी भी उनकी मूव कलर की रहती है। क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? यस और नो? No, ma'am. सो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट डिजाइन। सो डेवलपमेंट प्रोसेस आपको गिवन है मॉडल, जिसमें आप सबसे पहले इवेंट कॉन्सेप्ट एंड थीम के बारे में डिस्क्राइब करते हो, देन उसको डिजाइन करके लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स का मतलब है जो आपको फर्नीचर या कुछ अदर आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। इवेंट डिजाइन मॉडल का मतलब है यहाँ पे डज नॉट टेक प्लेस इन वन गो। ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमें जो अभी तक हमने पढ़े प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, इन सबको फॉलो करना होता है। तो उन सबको फॉलो करते हुए हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। देन इवेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, जो कि आपको डिफरेंट आइडियाज के साथ मिल सकते हैं। सो इवेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका एक फाउंडेशन ले डाउन करता है किसी इवेंट का डिजाइन रेडी करने के लिए। सो उसमें आपको 5 W's के आंसर्स पता होने चाहिए, 5 क्वेश्चंस, दैट इज हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। सो इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास है, हु का मतलब है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑडियंस, किस तरह के लोग उस इवेंट को अटेंड करेंगे। व्हाट का मतलब है यहाँ पे व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, इवेंट का मेन पर्पस क्या है, किसके बारे में इवेंट हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, दैट इज व्हेन, और उसका टाइमिंग, सॉरी व्हेन का मतलब हो जाएगा टाइमिंग और वेयर का मतलब हो जाएगा लोकेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद आता है उसकी थीम।
सो थीम का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका पर्पस है, मान लीजिए एक कॉर्पोरेट मीटिंग है जो, या एक कॉर्पोरेट इवेंट है जिसमें एक कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च दिखाना चाहती है, उसमें अगर आप रेड, पिंक, गोल्डन ऐसे कलर्स यूज करेंगे सो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इवेंट हम लोग थीम को डिसाइड करते हैं, और किस तरीके की थीम होनी चाहिए, कैसे गेस्ट होंगे, उन गेस्ट के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों को यूज करना है। जैसे ओलंपिक गेम्स होती है, ओलंपिक गेम्स में क्या है, 5 रिंग्स आर यूज्ड ऑन टिकट्स। सो टिकट्स आप लेते हो तो उसमें ओलंपिक्स का जो सिंबल होता है उस सिंबल को एनग्रेव्ड कराया जाता है, या वो बैकग्राउंड में वाटरमार्क में होता है। पोस्टर्स में भी ऐसा ही रहता है, प्लेग्राउंड में भी होता है, फ्लैग्स में, यूनिफॉर्म में, डेकोर आइटम, हर जगह आपको वो एक सिंगल चीज जरूर देखने को मिलेगी जो एक कम्युनिकेट कर रही है मैसेज दैट दिस इज ऑल अबाउट ओलंपिक्स। ये तो थीम होगी। अब जैसा आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखा रखी हैं, ये देखो थीम सारी एक जैसी लग रही है। अगर यहाँ पे इन्होंने मरून और रेड का वो कर्टन्स यूज किए हैं तो फ्लावर्स रेड हैं। अगर रेड फ्लावर्स के साथ टेबल कवर और चेयर्स भी रेड होते तो वो बहुत बेकार लगता। उसके लिए उन्होंने लाइट का कॉम्बिनेशन लिया जो कि रेड का ही बहुत लाइटेस्ट शेड है। तो ये इवेंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करना बहुत जरूरी रहता है जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो डेकोरेशन को देख के। देन लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो गुड्स, इक्विपमेंट, सर्विसेज की और लोगों की एट टू देयर पॉइंट ऑफ यूज। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब है डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और ऑपरेशन। सो जो भी आपने प्लान किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। सो बेसिकली प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स में यहाँ पे हमें बताया गया व्हाट आर दी 5 C's इनहेरेंट टू द प्रोसेस ऑफ इवेंट डिजाइन। दीज आर दी 5 C's। सो जब आपके माइंड में इनिशियल आइडिया आता है तो आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, कॉन्सेप्चुलाइज करके उसका एक कैनवास रेडी करते हो जो एक आउटकम होता है। अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है चेंजेस करने की तो हम उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम इवेंट का डिजाइन रेडी करते हैं। डिजाइन रेडी करने के बाद उसको कैरी आउट मतलब उसको एक्चुअली कंडक्ट किया जाता है, जो कि हमारा फाइनल एक इवेंट की फॉर्म में निकल करके आता है। सो दीज आर दी 5 C's। कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कॉस्टिंग, ये जो कैनवासिंग इन्होंने 2 बार लिखा है ना, इसमें एक कॉस्टिंग है और एक कैनवासिंग है। सो कॉस्टिंग में जिसमें आप कैलकुलेट करते हो व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट और कितने मार्जिन आपको रखने हैं। कैनवासिंग में हम लोग जो पोस्टर्स हो गए, स्पॉन्सर्स हो गए, कस्टमर ऑडियंस, इन सब का हम डिटेल सब मेंशन करते हैं। कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइजेशन करते हैं, और इवेंट को एक्चुअली में कंडक्ट करना इज कैरिंग आउट। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन में आपको बता चुकी ऑलरेडी, इट इज द क्रिएटिव आइडिया। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है, एक तो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मीडिया जो आपकी इवेंट को पूरा कवर करके शो करेगी। पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, जो आपकी ऑडियंस रहती है। को वर्कर्स जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं। होस्ट कम्युनिटी इज द टीम जो उस ओवरऑल इवेंट को होस्ट करने में हेल्प करती है। स्पॉन्सर्स आर दोज जो आपकी इवेंट के लिए फंड्स अरेंज करते हैं। दोज आर दी स्पॉन्सर्स। क्लियर? एनी डाउट्स? Yes or no? Okay, next we have creativity and innovation in event design। इसके बारे में आप रीड कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको क्या समझ आया।
हाँ जी, रीड कर लिया। क्या समझ आया आपको? व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन डिजाइनिंग द इवेंट्स? बताइए। मैम प्रोडक्ट को यूनिक और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्रिएटिव ऑप्शन रहती है ओके। और ये बोथ आर द इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है या डिफरेंट है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर सेम और दे आर डिफरेंट? इनोवेशन नीड मनी टू अप्लाई और क्रिएटिविटी आइडिया। ओके। क्रिएटिविटी बेसिकली स्किल होता है, स्किल्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। क्रिएटिव स्किल्स इनबॉर्न हो सकते हैं, बट जो इनोवेशन है, इनोवेशन एक प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है बट यू आर क्रिएटिव, सो आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करके मार्केट में नहीं बेच सकते। दैट मीन्स कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो आपका जो उसका अल्टीमेट आउटकम है इनोवेशन, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो क्रिएटिविटी इज अ सब एलिमेंट ऑफ इनोवेशन, हम इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। सो इनोवेशन एक प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके क्रिएटिविटी को शो करने के लिए। सो इवेंट डिजाइन जब एक कंपनी प्रिपेयर करती है तो उसके पास क्रिएटिव स्किल्स होना भी जरूरी है। तो लोग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एक साथ यूज करके इवेंट डिजाइन रेडी करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि हर हर कस्टमर आज की डेट में चाहता है समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो बाकी के इवेंट्स के साथ मिलता जुलता नहीं हो। So creativity is the ability to think out of the box, to generate new and imaginative ideas and convert them into reality. Think out of the box का मतलब है creativity. आप सबसे हटके कुछ सोच रहे हैं, right? So in other words, it is about unleashing the potential of the mind to conceive new ideas. So new idea जब हमारे mind में आते हैं और उसमें हम अपने skills को utilize करते हैं, that comes out to be innovation. सो क्रिएटिव इवेंट प्लानर्स जो हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। दे बेसिकली इंडल्ज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड यूज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। वो सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज करते हैं, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके प्रूव करते हैं और उनकी इंटेंशंस होती हैं आगे बढ़ने की। दे ऑलवेज बिलीव इन डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो सब कुछ हटके करना चाहते हैं। They are ready to undertake risk. They have the will to do something that is uncommon. So वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है मार्केट में। Now we have hot attractions. So event planner should be aware of hot attractions where special events could be organized, like or which could be marketed as a destination for marriage, meeting, conferences, etc. So there are many destinations which are used for different events. Like कुछ ऐसे events होते हैं जो specifically एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्म फेयर अवार्ड है, वो दुबई में भी किया जाता है। लोग मैरिजेस के लिए बैंकॉक, थाईलैंड, गोवा जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। एग्जीबिशंस को लोग सिंगापुर में कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ना, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर किया जा रहा है, दैट मीन्स दैट लोकेशन इज द हॉट अट्रैक्शन। तो वहां पे उस लोकेशन पे अगर इस इवेंट को किया जाएगा, सो वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी और एक कंपनी के लिए भी। सो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमें दिए गए हैं बहुत सारे, कि ये जो सारी लोकेशंस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे लोग अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। Then heritage to high tech. So many clients want to enjoy heritage along with culture. So बहुत से clients ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेरिटेज एरियाज में जाना पसंद करते हैं। बहुत सी कंपनीज के
कंपनीज अपने इवेंट्स को जो बीच एरियाज होती हैं वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बेसिक रोल प्ले करती है ताकि आप अपनी जो मार्केटिंग है उसको भी अच्छे से प्रेजेंट कर सके। सो आप हाईटेक का मतलब है यहाँ पे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हो, और प्लस आपके पास जो हेरिटेज फैसिलिटीज हैं या जो इंडिया या दूसरी कंट्रीज की आपको हेरिटेज मिल रही है, आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने इवेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। तो उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हेरिटेज टू हाईटेक स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिविटी। तो टेक्नोलॉजी में आपका वही आ जाएगा कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हो, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हो इवन अपने डिजाइन्स को रेडी करने के लिए। सो आप जितनी भी 3D 4D 5D टेक्नोलॉजी है उन सबका यूटिलाइजेशन करके इवेंट्स को फ्रूटफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 7 facets of event design. So these are basically कि कौन सी चीजें हैं जो मेन 7 एरियाज है। थीम, कंटेंट, प्रोग्राम डिजाइन कि पूरा जो प्रोग्राम है उसके में क्या क्या एक्टिविटीज, एलिमेंट्स और एग्जिबिट्स होंगे उनको मेंशन करना। तो थीम में आ जाता है व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज कल्चरल आइकॉनोग्राफी, इमेज, थीम इंटीग्रेशन। कंटेंट में आप उनको दिखाओगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट, कौन कौन से स्पीकर्स रहेंगे। प्रोग्राम का डिजाइन जब हम रेडी करते हैं तो उसमें हम एजेंडा बताते हैं कि इस इवेंट का एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन एनवायरनमेंट डिजाइन में आप लेआउट के बारे में फोकस करते हो। प्रोडक्शन डिजाइन में, प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे व्हाट अबाउट द लाइटिंग, साउंड, विजुअल एंड स्पेशल इफेक्ट्स। केटरिंग में आपका सारा फूड और मेन्यू आ जाता है, और फूड मेन्यू और उसमें केटरिंग ऑपरेशंस, अगर अल्कोहल है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब चीजें आपकी इवेंट डिजाइन में आ जाती हैं। देन व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स दैट इम्पैक्ट इवेंट डिजाइन। सो एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकती हैं जिससे आपका डिजाइन इम्पैक्ट करता है। पहला है कॉग्निटिव आउटकम। सो कॉग्निटिव आउटकम जो है एक पर्सन के या जो अटेंडीज हैं उनके माइंड से रिलेटेड है। सो इवेंट डिजाइन फॉर दिस आउटकम में इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ लर्निंग। सो मान लीजिए एक इवेंट ऐसा है जिसमें आप कुछ सीखना चाह रहे हो, सीख के आओगे, किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे। सो गवर्नमेंट को उस इवेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, जैसे होम रेमेडीज के बारे में बताया जा रहा है किसी इवेंट में। सो दीज आर दी लर्निंग आउटकम। सो बेसिकली वो सीख रहे हैं कुछ इवेंट में आके। अफेक्टिव आउटकम्स में क्या होता है, अटेंडीज के इमोशंस को कंसिडर किया जाता है। लाइक कोई सोशल कॉज है, सोशल इश्यूज है लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सो उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। दैट इज द अफेक्टिव आउटकम। अफेक्टिव मतलब वो एक पर्सन के इमोशंस को और उसके माइंड को अफेक्ट करेगा। डिसीजनल आउटकम्स जो हैं वो आपके अटेंडीज की चॉइस के ऊपर होते हैं, उनकी चॉइस मेकिंग उससे अफेक्ट होती है। इसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट के फीचर्स को आपको इस तरीके से डिपिक्ट और प्रेजेंट करना है ताकि जो लोगों के डिसीजंस हैं वो अफेक्ट हो, चेंज हो और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचे। साइकोमोटर आउटकम्स जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे मैराथन हो गई, फंड रेजिंग गेम्स होती हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है जिसमें आप प्लांटेशन एक्टिविटी करते हो, क्लीनिनेस कैंपेन्स आप स्टार्ट करते हो। ये साइकोमोटर आउटकम्स होते हैं जिससे अटेंडी की फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। क्लियर, एनी डाउट्स? Yes or no? हेलो, आप लोग अगर जवाब ही नहीं देंगे मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन पा रहे हैं या नहीं?
आप प्लीज कम से कम जब फर्स्ट टाइम ही मैं पूछती हूँ तभी आप बोल दिया करो येस और नो। मुझे 4 बार पूछना पड़ता है, उसके बाद आप जवाब देते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है। साइट का मतलब देखना। आपकी वहां पे इवेंट डिजाइन में लाइटिंग, कलर, डेकोरेशन और आर्ट जो है वो हमारी आंखों को अफेक्ट करती है। वो बहुत बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फ्लैश लाइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों की आईज को वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। टेस्ट में आपका फूड एंड बेवरेजेस आ जाएगा, जिससे लोगों के टेस्ट बर्ड्स हैं वो डेवलप होंगे और लोगों को ये पता चलेगा। टेस्ट यूजुअली हम लोग वेडिंग फंक्शंस में जाते हैं या फैमिली फंक्शंस होते हैं तो वहां पे ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो वहां पे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको डेकोरेशन से, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उनको मेजरली फूड आइटम्स और बेवरेजेस का ज्यादा रहता है। थीम के हिसाब से हमें केटरिंग सर्विसेज को चूज करना चाहिए। साउंड में आपका नॉइस आ जाएगा। बहुत ज्यादा लाउड होगी तो वो लोगों को फिजिकली डिस्टर्ब करेगी, हर्ट करेगी। साउंड सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। स्मेल, किसी भी इवेंट को अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट हो या फैमिली इवेंट हो, उसमें स्मेलिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मींस स्मेल नहीं होनी चाहिए। और कुछ परफ्यूम या हम जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं उनको स्प्रे करके उसका एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हैं। कई कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे आपका मान लीजिए मीटिंग चल रही है और साथ वाले रूम में ही आपका फूड रेडी हो रहा है, तो जितनी बार डोर ओपन होगा आपके मीटिंग रूम तक स्मेल आएगी, तो वो भी लोगों के जो मीटिंग हो रही है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। देन टच आपका बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो अलाउ पीपल टू टच एंड ट्राई इज वन की स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग और बाइंग। तो किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अगर या किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो उसमें टच फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रहता है, ताकि विजिटर्स उस प्रोडक्ट को टच करके फील कर सकें और उसके बाद वो अपना डिसीजन ले कि उन्हें वो खरीदना है या नहीं खरीदना। क्लियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट इज इवेंट प्लानिंग। इवेंट प्लानिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन आपने रेडी कर लिया, अब आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि कौन सा स्टेप हमें कब फॉलो करना है, तो सेम उसके एलिमेंट्स, उसका प्रोसेस एंड व्हाट आर दी टूल्स फॉर इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है यहाँ पे इवेंट प्लानिंग होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बारे में आप लोग रीड कीजिए, ये सिंपल है, इसको रीड करो।
हाँ जी, रीड कर लिया, क्या समझ आया? व्हाट इज इवेंट प्लानिंग, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बताओ। एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग करना किसी इवेंट के बारे में। और ये मेंटल एक्सरसाइज तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये बाकी स्किल्स में भी हेल्प करता है, जैसे कि नेटवर्किंग और फील्ड नॉलेज, बजटिंग, इन सब चीज़ों में। और एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर तभी कहलाता है अगर उसने जो ब्लूप्रिंट पहले से सोच रखा है उसके हिसाब से उसका फ्यूचर का प्लान हो रहा हो। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए, अगर कुछ चेंजेस हो जाता है उसके आइडिया के मुताबिक तो उसे कवर कर सके, उसे टैकल कर सके। एग्जैक्टली, सो बेसिकली प्लानिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th तक। प्लानिंग इज एक बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है जब आप एक इवेंट को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे। राइट, सो इवेंट प्लानर जो है वो प्री डिटर्मिनेशन लगाता है। प्री डिटर्मिनेशन मतलब पहले से डिसाइड करके रखता है कि अगर ऐसा पर्टिकुलर इवेंट होगा तो मुझे क्या करना है। सो प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रहती है, ऐसा नहीं है कि आपने इवेंट को डिजाइन करने के टाइम पे प्लानिंग किया और बाद में नहीं करोगे। अगर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी फ्रूटफुल नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आपके पास दूसरा प्लान क्या है। प्लानिंग आपकी एंड तक चलती है जब तक एक इवेंट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। राइट, सो एडवांटेजेस क्या है इवेंट प्लानिंग की, कि आप जितनी भी चीजें उनको एक टोटल में देख सकते हो। थिंग्स कैन बी सीन इन टोटलिटी। प्रॉब्लम्स एंड कंपटीशन कैन बी एंटिसिपेटेड। क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या कंपटीशन हो सकता है मार्केट से, जो हमारे राइवल्स हैं उसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका, और जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको प्रॉपर अलॉट कर सकते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी। और अनप्रोडक्टिव वर्क और वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग। अगर ये सब एक्टिविटी, अगर हम प्लानिंग ना करें तो ये सभी बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। नाउ फॉर स्ट्रैटेजिक प्लान रेडी करने के लिए एक इवेंट प्लानर को कौन से क्वेश्चंस को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, क्या सर्विस उसे देनी है, किस तरह का कंपटीशन है मार्केट में जो उसको उसके कॉम्पिटिटर्स दे सकते हैं। देन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत होगी, यूनिक फीचर्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। देन व्हाट इज द प्राइम मोटिव बिहाइंड दिस इवेंट, सो इस इवेंट का मेजर मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस क्या रहेगी, रिजल्ट क्या चाहते हो आप उससे, और इवेंट ओनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जब इवेंट खत्म हो जाए। हु ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व, इस इवेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, उस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है भी या नहीं। मान लीजिए कि आप अभी तक छोटी छोटी मीटिंग्स ही ऑर्गेनाइज करते थे, अब आपको बड़े स्केल पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ गई, या कोई वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। देन व्हाट काइंड ऑफ अप्रूवल्स, आपको उस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी, किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल की जरूरत है, और आपके पास कितना बजट है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक इवेंट प्लानिंग प्रोसेस। इवेंट जब आप प्लान करते हो तो उसके क्या क्रिटिकल एलिमेंट्स है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जिसको हम इंटेंशन टू बिड भी बोलते हैं। व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, जिसमें आप अपना एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रखते हो, जिसके बारे में हमने फर्स्ट या सेकंड यूनिट में पढ़ा था। इंटेंशन टू बिड में कंपनी अपना प्रपोजल रखती है, राइट। देन फीजिबिलिटी स्टडी उसकी की जाती है, जिसके बारे में हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था। फीजिबिलिटी स्टडी को इसलिए कंडक्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि वो पर्टिकुलर इवेंट इज फिजिबल और नॉट। उसमें जो भी हमारा बजट है, वेन्यू कैपेसिटी, पब्लिक प्राइवेट सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स की जो ज़रूरत है, डेस्टिनेशन एरिया है तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दैट इज फीजिबिलिटी स्टडी। देन प्रायोरिटाइजिंग दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो भी हैं आपके, जो डायरेक्टली इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं उस इवेंट के साथ, उनको प्रायोरिटाइज करना और मैप करना बहुत जरूरी होता है। बिड प्रिपरेशन करना, बिड प्रिपरेशन में आता है कि बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द फीजिबिलिटी स्टडी, बिडिंग ऑफ इवेंट्स
जो है वो हम पहले तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बिडिंग में क्या है कि कितनी कॉस्ट इनकर होगी, और ये जो बिड्स होते हैं ये प्रपोजल में, जो फॉर्मल प्रपोजल होता है उसमें मेंशन किए जाते हैं, और उसमें ये डिपिक्ट किया जाता है कि किस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट हो सकती है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? आपका सिंपल स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल होगा। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो इवेंट मैनेजर है वो सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, सभी एक्टिविटीज के लिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रोजेक्ट बेस्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, या उसको हम प्रोग्राम बेस्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली कि आप एक मल्टी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मल्टी इवेंट एक हैपनिंग है जिसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। सो उसमें आप टीम्स को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं। देन मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल और नेटवर्क स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो स्मॉल साइज इवेंट्स होते हैं उस केस में ये एप्लीकेबल हो सकता है, जिसमें हमारा मेन एम जो है वो नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। सो इस तरीके के इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। देन व्हाट आर दी स्टेप्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक इवेंट प्लान। सो सबसे पहले कंपनी के माइंड में पर्पस, विजन और मिशन स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए अबाउट दी क्लाइंट, जो इवेंट कंडक्ट कराना चाहती है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इवेंट, वो कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसकी विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। सो आज की डेट में विजन और मिशन जो है कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाता है। देन डेवलप इवेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इवेंट के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, किस पर्टिकुलर पर्पस से हम उस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है, या हमारी कोई प्रॉब्लम है कंपनी की, या कोई कॉरपोरेट इवेंट है, कोई फैमिली फंक्शन है, तो उसका गोल और ऑब्जेक्टिव डेवलप करना। जब आप गोल और ऑब्जेक्टिव डेवलप कर लेते हैं तो आपको कुछ चीजें हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर को जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, एजुकेट। एजुकेट मीन्स कीपिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप इन इवेंट प्रोग्राम टू एजुकेट पीपल हु अटेंड द इवेंट। जैसे आप कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाते हैं, उसमें क्या है, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। एनलाइटन में क्या होता है, इनवाइटिंग अ गेस्ट स्पीकर। सो आप बाहर से किसी को बुला रहे हो, वो गेस्ट स्पीकर है, वो लोगों को एनलाइटन कर रहा है, मतलब जो अटेंडीज हैं उनको बता रहा है कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है। देन एंगेज करना। एंगेज करने से क्या होता है, हम जैसे हमने मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया और वो अटेंडीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है इवेंट में, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। एनर्जाइज में होता है, जैसे आप कोई एक्टिविटीज को अरेंज कर सकते हो, आइस ब्रेकर एक्टिविटीज होती है, और एंटरटेन करने के लिए आप सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, बॉर्डन ने एक एक्रोनिम दिया था, स्मार्ट। इस क्राइटेरिया को आप यूज कर सकते हो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीएबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स की क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो, जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये कंपनी किस लिए है। मेजरेबल मीन्स जिसको मेजर कर सकें, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया अपने ऑब्जेक्टिव में और वो पॉसिबल नहीं है। अग्रीएबल मीन्स कि उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो हम मान सके कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जनरल पब्लिक भी अग्री करती हो। रियलिस्टिक मीन्स कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप किए गए हों। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया कि मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ की सेल कर लूंगी, और वैसा पॉसिबल नहीं है उस कंपनी के लिए, तो वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। दैट मीन्स आपने अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया तो वो कितने टाइम में आप अचीव कर लोगे। तो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड मेंशन करना जरूरी होता है। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5-10% हो सकता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उसमें आप स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हो, जिसमें कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में हम बढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि कंपनी की नॉलेज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इजीली मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, मटेरियोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं. सो एक कंपनी मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में आपके लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उस कंट्री के इन सभी फैक्टर्स को वो स्टडी जरूर करेगी. ठीक है, व्हाट द इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का सोशल बैकग्राउंड, सोसाइटी कैसी है, कल्चर क्या फॉलो किया जाता है उस कंट्री में, वहाँ का पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं वो, डेमोग्राफिक बैकग्राउंड में मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या एज ग्रुप है, क्या इनकम है, ये सब डेमोग्राफिक्स में आ जाता है. मटीरियोलॉजिकल में आ जाएगा वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे सर्दी ज्यादा रहती है, गर्मी रहती है, बारिश होती है या कैसा मौसम रहता है. और कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स मींस कि सेम इवेंट को कंडक्ट करने के लिए या सेम जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं. तो ये सब अंडरस्टैंड करना एक इवेंट कंपनी के लिए भी ज़रूरी रहता है ताकि वो एक इवेंट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट और कंडक्ट कर सके. देन नेक्स्ट इज प्लानिंग द प्रोग्राम एक्टिविटी, साइट लेआउट एंड लॉजिस्टिकल प्लानिंग. प्रोग्राम एक्टिविटीज को प्लान करना, उनका सीक्वेंस डिसाइड करना. साइट लेआउट मींस आपकी लोकेशन हो जाएगी और कौन सी जगह पे क्या चीज रहेगी. और फॉर्मल एक्टिविटीज कुछ होती हैं एक इवेंट में, जैसे कि रिबन कटिंग हो गया और सरस्वती वंदना होती है, कोई शॉप लॉन्च है तो उसके लिए आप रिबन कटिंग कर सकते हो. लॉजिस्टिकल प्लानिंग में आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो सब आपका लॉजिस्टिकल प्लानिंग में आता है कि वो कहाँ से अरेंज होगा, कितने दिन के लिए हमें ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर चेकिंग करना. और जैसे माइक चेक होता है और उसको प्रॉपरली यूज करना ताकि उसका कोई नुकसान भी ना हो, क्योंकि वो हमें यूजुअली रिटर्न करने पड़ते हैं. देन एक टीम ऑर्गेनाइज करना जो उस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल रहेगी. सो टीम का मतलब है यहाँ पे कि जितनी भी आपके लोग हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे. सो क्या क्या आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के बेसिस पे कौन किस में एक्सपर्ट है, उस हिसाब से उनको एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना है. इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शंस हम लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देते हैं. अगर कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा तो हम उसको सारा फाइनेंस और मनी से रिलेटेड वाला काम देंगे. कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो उसको मार्केटिंग का सारा काम देंगे. सो ये आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाते हैं. सो ये सभी एक्टिविटीज एक तरीके से फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो फॉर प्लानिंग और डिजाइनिंग एन इवेंट. लाइक आपने एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज डिफाइन करनी है और उसमें आपने डिपार्टमेंट्स ये बना लिए: केटरिंग डिपार्टमेंट, वेन्यू मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंटेंट, साइट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड रिस्क. सो केटरिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन्यू सिलेक्शन, सर्विस स्टाइल और केटरिंग ऑपरेशन. वेन्यू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होगा वो डेकोर, फर्निशिंग, लेआउट, लाइटिंग, साउंड, स्पेशल इफेक्ट, इन सब का ध्यान रखेगा. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो है वो बजट, कॉस्टिंग और प्राइसिंग के बारे में देखेगा, पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, कैश फ्लो देखेगा. देन कंटेंट, प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट जो होगा वो स्पीकर के बारे में ध्यान में रखेगा. हु ऑल आर दी स्पीकर्स, क्या एजेंडा है, कौन सी एक्टिविटीज हमें कंडक्ट करनी है. सो इस तरीके से आप एक इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, अगर वो बहुत बड़े स्केल पे है, सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना सकते हो और उन डिपार्टमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज हैं उनको डिफाइन कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज सेट अ डेट. तो आप एक डेट डिसाइड करते हो कि किस डेट पे वो इवेंट को एक्चुअली में कंडक्ट करना है. ब्रांड योर इवेंट. ब्रांड करने के लिए हम स्पॉन्सर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. और आप मान लीजिए कोई एजुकेशनल इवेंट है तो आप फोल्डर्स और बैग्स यूज कर सकते हो. कोई कॉलेज फेस्ट है या वैसे कोई इवेंट है तो उसमें आप टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हो. और इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनीज यूजुअली यूज करती है अपनी ब्रांडिंग करने के लिए. मास्टर प्लान एक रेडी किया जाता है जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें सभी एस्पेक्ट्स और एक्टिविटीज को डिफाइन किया जाता है अबाउट दी इवेंट.
देन आप पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप्स को सर्च करते हो मार्केट में। उनको सर्च करने के बाद आप एक प्रमोशन और पब्लिसिटी प्लान रेडी करते हो। प्रमोशन और पब्लिसिटी प्लान में हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। देन बजट के बारे में देखा जाता है और फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। लाइक समटाइम्स आप लोग कुछ लोकेशन है जिनको आप रेंट बेसिस पे ले सकते हो, उनको खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सब चीजें आपकी बजट में डिसाइड की जाती हैं। ऑपरेशनल प्लान में एक्चुअली में उस इवेंट को कंडक्ट किया जाता है और जो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, बजटिंग, स्टेजिंग, रिसर्च, ये सब आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आता है। देन कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएशन, डीब्रीफ एंड फॉलो अप। सभी एक्टिविटीज कंट्रोल में रहनी चाहिए। इवैल्यूएशन करना पूरे इवेंट का, डीब्रीफ में होता है कि जो एक्टिविटीज हो चुकी हैं वो ये देखना सही से हुई या नहीं, और फॉलो अप में आप फीडबैक लेते हो अपने क्लाइंट से। ये सभी एक्टिविटीज अगर फ्रूटफुली और सही से कंडक्ट हो जाती है तो ही एक इवेंट आपका सक्सेसफुल रहता है। नाउ व्हाट आर दी टूल्स फॉर इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। नाउ जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सबसे पहले बनाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? जिसमें आप ये डिफाइन करते हो कि एक इवेंट मैनेजर अगर है या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो उसके कितने डिपार्टमेंट्स वो फॉर्म कर रही है। और चार्ट बनाने से क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उनके रोल्स क्लियर हो जाते हैं और वो कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इजिली परफॉर्म कर पाते हैं। तो लाइक एक इवेंट मैनेजर है, उसके अंडर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर है, साइट ऑर्गेनाइजर है और जनरल असिस्टेंट है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। नेक्स्ट इज प्री इवेंट चार्ट्स। तो प्री इवेंट चार्ट्स में क्या होता है कि आप जब प्लानिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे इन चार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका इवेंट जो है वो लंबे समय के लिए चलने वाला है, आप चार्ट्स बना सकते हो कि कौन से लोग हैं जो प्राइमरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, केटरिंग एक्सेट्रा। आप स्मॉल क्रॉस फंक्शनल टीम्स को फॉर्म कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक इश्यूज लाइक सेफ्टी और कस्टमर सर्विस। आप स्टेक होल्डर्स कमेटी बना सकते हो जिनका मेन काम होगा जो भी एक्सटर्नल पार्टीज, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे टच में रहना। ड्यूरिंग द इवेंट जो हमें चार्ट्स बनाने होते हैं वो एक तो आपका फुल स्टाफ चार्ट होगा जिसमें आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबके डेजिग्नेशन और उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेंशन करोगे। और इमरजेंसी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी होते हैं जिसमें आप इमरजेंसी पड़ने पे या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहते हो किसी से, वो कर सकें। पोस्ट इवेंट चार्ट में क्या होता है, ये बेसिकली जब आप डिस्पर्स करते हो टीम को या आपको लगता है कि इस टीम में से अब हमें लोगों को शफल करने की जरूरत है, तो वो पोस्ट इवेंट चार्ट्स होते हैं। देन चार्ट्स बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैप्स और मॉडल्स रेडी करते हैं। मैप बेसिकली यूजफुल होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो एक इवेंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक से ज्यादा मैप हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब आप मैप्स और मॉडल्स रेडी करते हैं तो आप उसमें सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। इस तरीके के मैप्स और मॉडल्स हम अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं बना करके। ये बहुत बेसिक मॉडल है जो बहुत पहले चलता था। आजकल बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है फॉर अर्ली प्लानिंग डेज। जब यूजुअली हम प्लानिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये मंथ के वीक डेज हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से लिखा गया है। इन्होंने जो इसको कलर किया हुआ है डार्क, इस डार्क का मतलब है कि इन पर्टिकुलर डेज पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। क्लियर एंड प्रिपेयर साइट will be done on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, right? Wednesday को जनरेटर्स आ जाएंगे। देन थर्सडे को कोई एक्टिविटी नहीं है। फ्राइडे को लाइटिंग होगी ऑन साइट जो कि हमारी फ्राइडे से लेकर के आगे के आने वाले डेज तक चलेगी। टेंट आपके इस दिन से लेके इस दिन के बीच में अराइव होंगे।
फिर आप स्टेज एरिया सेटअप करोगे, साइट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा जिस दिन आपका इवेंट एक्चुअली होना है, फ्राइडे सैटरडे संडे को, राइट। देन साउंड सिस्टम आपका फ्राइडे को आ जाएगा, तो उसको आगे तक मैनेज करना है। तो इस तरीके से आप चार्ट्स बना सकते हैं जिससे लोगों को, जो भी टीम है, उसको समझने में भी इजी रहता है। रन शीट्स बनाई जा सकती है। रन शीट्स में आप टाइम के हिसाब से मेंशन कर सकते हो। सो टाइम बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कौन सी एक्टिविटी होगी। लाइक 8 a.m. lay dance floor and stage and lower vertical drapes. देन 9 a.m. डांस फ्लोर और स्टेज सेट हो जाएगा, स्टेज डेकोरेशन स्टार्ट की जाएगी, 10 बजे प्रोडक्शन मीटिंग होगी, 11 बजे ऑडियो और वीडियो सेटअप किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी एक्टिविटीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चेकलिस्ट प्रिपेयर की जा सकती है फॉर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स। सो ये जो जो इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत है उन सब पे चेक कर लीजिए, या इन सभी की ज़रूरत है तो जो जो जब जब आपके अराइव हो रहे हैं या अवेलेबल है उन सब पे चेक करते रहिए, टिक कर दीजिए, ताकि आपको भी श्योरिटी रहे कि ये सभी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप लोग पूरा डिजाइन कर सकते हो, एक इवेंट को प्लानिंग कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ, तब तक आप इसका ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 11, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग और जितनी भी हमें रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है फॉर सक्सेसफुली कंडक्टिंग एन इवेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि इवेंट जो है आपका किस स्केल और किस लेवल पे कंडक्ट किया जा रहा है और उसमें कितने लोगों की आपको जरूरत पड़ सकती है। और दूसरी उनकी एक टीम बनाना, उनको टाइम के साथ साथ मोटिवेट करना ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करें। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो की जाती हैं हर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एमएनसीज में ही कंडक्ट की जाती हैं। सो पहला रीजन क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि इवेंट्स जो हैं वो आपके टेम्परेरी नेचर के होते हैं, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है इसका, मतलब एक टाइम पीरियड पे इवेंट हो रहा है, उसके बाद वो नहीं हो रहा। बट जो उसमें एम्प्लॉयज का आप यूज कर रहे हो या टीम बना रहे हो, वो टीम आपकी परमानेंट नेचर की है। सो उनकी जो ग्रोथ, उनको जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। सो इस बेसिस पे कंपनी को ये देखना चाहिए कि आप अपने स्टाफ को क्या बेनिफिट्स दे सकते हो। आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि अगर ये इवेंट सक्सेसफुल रहा, हमें फीडबैक अगर पॉजिटिव मिलेगा तो आप उसके इंसेंटिव्स आपको दिए जाएंगे। सो उन टीम को सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, उनको इंडक्शन और ट्रेनिंग देना और इम्प्लीमेंटेशन करना उस स्टाफ का फॉर सक्सेसफुली कंडक्टिंग द इवेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली होता क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अश्योरिंग दैट the organization will have adequate number of qualified persons. So ये इंश्योर करना कि जो कंपनी है उसके पास क्वालिफाइड लोग होने चाहिए एडिक्वेट नंबर में, अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम फॉर परफॉर्मिंग जॉब्स विच मीट द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट को वो एम्प्लॉयज पूरा कर सके और सेटिस्फैक्शन भी इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको गिवन है, कोई भी एक आप लर्न कर लेना। देन एक प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का डेवलप किया गया था जिसमें ये डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंटेक्स्ट, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप उसको फॉर्म कर रहे हो। देन स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। देन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को डिफाइन किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को जो आप अपने पास रिक्रूट करेंगे उनके लिए क्या एचआर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं। उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन, रिक्रूटमेंट मतलब इनवाइट करना, सिलेक्शन में जो सूटेबल कैंडिडेट है उसको चूज करना और फिर उनको ट्रेनिंग्स देना। इंडक्शन एक तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। फिर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी करना, सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन आ जाता है इसमें। सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन मतलब इंश्योर करना कि जो ट्रेनिंग्स आपने उनको दी हैं वो सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग उसमें से सही नहीं है, आप उनको टर्मिनेट कर सकते हो, आप उसको दूसरी टीम में रख सकते हो या उस पर्टिकुलर टीम से आप बाहर कर सकते हो। देन इवैल्यूएशन ऑफ एचआर मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस। सो जितनी भी आपकी ओवरऑल जो एचआर पॉलिसी है उसको इवैल्यूएट करना, ये सब आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में आ जाएगा। देन वी हैव इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। सो इस फंक्शन में एक तो आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करना। जॉब डिस्क्रिप्शन ओवरऑल जॉब के बारे में बताती है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपको रोल्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। एडवर्टाइज करना पोजीशन के लिए, जो हम एडवर्टीजमेंट्स देख के जाते हैं इंटरव्यू देने, फिर जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनका इंटरव्यू लेना, उनको वर्क एलोकेट करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, मेजर करना और उनका एक पे लेवल सेट करना, उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या मिलने चाहिए। और अगर टीम आपकी अच्छा काम कर रही है तो उनको थैंक्स करना और उनकी जो एक्सेलेंस है, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना। ये सभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज में फॉलो किया जाता है। देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को असेस करना। असेस करने का मतलब है कैलकुलेट करना, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू नीड।
सो असेसमेंट इज द फोरकास्ट, जो आपकी थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो सकती है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम लोग ये देखते हैं, ये आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी में जॉब वैकेंसी है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो जब जॉब वैकेंसी कंपनी निकालती है तो उसमें अट्रैक्टिव चीजें लिखती है कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें उस पोजीशन के लिए। फिर लोगों के जब एप्लीकेशंस आते हैं तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है और जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट में तो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और सिलेक्शन में जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको चूज कर रहे हैं। सो रिक्रूटमेंट एक तरीके से पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि जो सूटेबल नहीं होते उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और बाहर कर देते हैं। सो रिक्रूटमेंट के अलावा अगर आप मान लीजिए लोग एम्प्लॉयज को फुल टाइम नहीं रखना चाहते हो अपनी कंपनी में, क्योंकि आपके पास बहुत जल्दी जल्दी इवेंट्स नहीं आते हैं, तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो काम को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, और वॉलंटियर्स को भी आप इनवाइट कर सकते हो। वॉलंटियर्स मतलब जो खुद से काम करना चाहते हैं। देन सिलेक्शन के बाद आ जाता है इंडक्शन। इंडक्शन एक तरीके से ओरिएंटेशन पीरियड होता है एम्प्लॉयज के लिए, और ये पेड स्टाफ होते हैं। और वॉलंटियर्स को भी आप इंडक्शन प्रोग्राम देते हो जिसमें आप ओवरऑल इवेंट के बारे में बताते हैं, व्हाट द इवेंट इज ऑल अबाउट, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सो ये सब चीजें हम अपने जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। सो इसमें कंपनी के बारे में बताना, इवेंट के बारे में बताना, और व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या डेट टाइमिंग्स रहेंगे, क्या शेड्यूल रहेंगे, कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है, कितने बजे आपको फ्री करेंगे वो लोग, व्हाट इज द वेन्यू, बजट। अब इवेंट मैनेजमेंट करियर में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है अपनी सिटी से बाहर और अपनी कंट्री से बाहर, स्टेट से बाहर। तो इन सब चीजों के बारे में पहले से ही टीम को बता देना सही रहता है, ताकि लोग अपना माइंड मेकअप करके चलें। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन के लिए होती है, ताकि लोगों को नॉलेज रहे कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। दैट इज द ट्रेनिंग। देन रेम्यूनरेशन टू स्टाफ। अब जितने भी एम्प्लॉयज या टीम काम कर रही है आपकी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको आप कितनी सैलरी दोगे, क्या बेनिफिट्स दोगे। सो टैंजिबल और इंटैंजिबल या नॉन टैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। टैंजिबल बेनिफिट्स जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको सैलरी दे रहे हो। नॉन टैंजिबल बेनिफिट्स में आप उनको कुछ कूपन्स दे सकते हो, रिवॉर्ड्स दे सकते हो, एप्रिसिएशन दे रहे हो, ये सब नॉन टैंजिबल में आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द मोटिवेशन। सो मोटिवेशन आपको जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय या स्टाफ मेंबर अगर कमिटेड है अपने काम को लेके और अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है, तो उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करना, रिवॉर्ड्स देना, उसको इंसेंटिव्स देना। तो मोटिवेशन आपका पेड फॉर्म में भी हो सकता है और अनपेड फॉर्म में भी हो सकता है। सो एचआर डिपार्टमेंट मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रिटेन गुड एम्प्लॉयज। तो कंपनी क्या चाहेगी कि जो अच्छे एम्प्लॉयज है ना, हम उनको अपने पास रोक के रखें। अब मान लीजिए आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हो या आप अपना काम शुरू करते हो। सपोज आपने एक कंपनी ज्वाइन किया स्टार्टिंग में, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, और आपने इवेंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, फीडबैक अच्छा मिला। आप चाहते हो कि मैं किसी और बड़ी कंपनी में जाके काम करूं या अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। सो उसके लिए आप जब रेजिग्नेशन डालोगे तो कंपनी भी ये चीज चाहेगी कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हम इसको कैसे अपने पास रोक के रख सकते हैं। सो रोकने के लिए वो आपको एनकरेज करेगी कि आप अपने एफर्ट्स को और बेटर बनाइए, आपको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देगी, आपको जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा देने की कोशिश करेगी, आपको सैलरी हाइक दे सकती है, आपकी प्रमोशन कर सकती है। ये सब मोटिवेशन में आता है। सो मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जो बड़े बड़े ऑथर्स ने दी थी कि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले है कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी का जो मेन फोकस रहता है वो इस पे कि आप इनिशियली जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो वो इनिशियल लेवल पे कर सकते हो, ताकि वो अपने काम को सही से परफॉर्म कर सकें एक तरीके से। सो कंटेंट थ्योरी ये हाईलाइट करती है कि लोगों की जरूरतें क्या है, व्हाट आर देयर नीड्स, और उन नीड्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, राइट।
सो एक पर्सन की अगर जरूरतें पूरी हो रही होंगी ना तो वो हाईली सेटिस्फाइड रहेगा। सो कंटेंट थ्योरी के लिए कंटेंट थ्योरी दो तरीके की होती है, मैस्लो ने दी थी और एक हर्जबर्ग ने दी थी। मैस्लो थ्योरी का ये मानना था कि एक जो इंसान होता है ना, उस इंसान की जब एक बेसिक जरूरत पूरी हो जाती है तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। ये तो हमें पता है कि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ये देखती है कि हमने जिस एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है या जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है वो क्या चाहेगा, कि उसकी पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो। फिजियोलॉजिकल नीड होता है रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। जब ये पूरी हो जाएंगी तो वो चाहेगा कि अब मुझे कुछ सेफ्टी मिलनी चाहिए। सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा, अपना इंश्योरेंस कराएगा, मेडिक्लेम कराएगा। फिर वो ये चाहेगा कि सोसाइटी में मेरा कोई रुतबा होना चाहिए, लोग मुझे जाने, तो वो उसकी सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं। जब उसको सोसाइटी में भी उसकी जान पहचान हो जाएगी तो वो चाहेगा कि अब एस्टीम नीड्स को हम बोलते हैं ग्रोथ नीड्स, लग्जरी नीड्स होती हैं ये, जिसमें अब उसको ये जरूरत होगी कि अब मेरा बड़ा सा मकान होना चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। तो ये सब नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं सो एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे आ जाता है, जहां पे उसको ये लगता है कि मेरी जितनी भी जरूरतें थी ना वो पूरी हो चुकी हैं, बस इन जरूरतों को मेंटेन करने के लिए मुझे काम करना है, राइट। आप अगर जॉब करना स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने 10,000 रुपीज से जॉब करना स्टार्ट किया, तो उसमें आप अपनी जो बेयर नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करेंगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या आप अपना लाइफस्टाइल है उसको और बेटर बनाने की कोशिश करते हो, राइट। आप पहले अगर मान लीजिए 20 रुपए किलो वाले चावल खा रहे थे तो अब आप उससे जंप करके 40 और 50 पे आ जाओगे, फिर आप 100 पे जाओगे, 200 पे जाओगे। धीरे धीरे हो सकता है आप ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। यूजुअली जब हम नया नया कमाना शुरू करते हैं, फैमिली में और इनकम अर्न करने वाले लोग नहीं होते, तो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, फिर हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर के बाद हम लोग आरओ पे आ जाते हैं, आरओ के बाद हम लोग फिर अल्कलाइन वाटर और जो पैकेज्ड वाटर आता है मिनरल वाटर, हम वो पीना स्टार्ट करते हैं। सो उन नीड्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग काम करते हैं। दोज आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिन पे हमें ये रियलाइज होता है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बस इनको हमें मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए एक आदमी को रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। सो मैस्लो नीड्स जो है वो एक ऑथर थे अब्राहम एच मैस्लो, जिन्होंने ये दिया था, और उनका ये मानना था कि एक एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो एक बार उसको प्रमोशन मिलेगा, वो चाहेगा कि मैं और अच्छी मेहनत करूं तो नेक्स्ट टाइम भी मुझे प्रमोशन मिले और सैलरी हाइक मिले और बेनिफिट्स मिले। सो इस तरीके से ये नीड्स जो है वो बढ़ती रहती हैं। देन हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ हाइजीन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को आप सैलरी के साथ साथ और क्या मोटिवेटर्स दे रहे हो। मोटिवेटर्स भी हो सकते हैं और हाइजीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मोटिवेटर्स में आ जाएगा आप उसके काम को रिकग्नाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसको काम को कंसिडर कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंश्योर देख रहे हो कि वो पूरा कर रहे हैं या नहीं। हाइजीन फैक्टर्स में आ जाएगा कि आप उसको वर्किंग कंडीशंस कैसी दे रहे हो, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, उसका जो सिटिंग एरिया है ऑफिस में बैठने का वो साफ सुथरा होना चाहिए, चेयर्स अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए। ये सब चीजें आपकी हाइजीन फैक्टर्स में आ जाती हैं। सो एक एम्प्लॉय को अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इन सब चीजों की भी जरूरत होती है। देन वी हैव प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरी का ये मानना होता है कि मोटिवेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है और मोटिवेशन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। सो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए दो थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, एडम्स इक्विटी थ्योरी एंड व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी का ये मानना है दैट ऑल द वर्कर्स एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड फेयरली। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। सो ये थ्योरी का ये मानना था कि जितने भी वर्कर्स होते हैं ना उन सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम उन्हें कास्ट, जेंडर, रेसिज्म और एथनिसिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक सीईओ है कंपनी का, दे बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हाँ, ये बात अलग है कि उन दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होगा, उनके बेनिफिट्स में फर्क होगा, बट दोनों इंसान हैं, सो उनको ट्रीटमेंट इक्वल मिलना चाहिए।
देन व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये मानती है दैट अ वर्कर इज मोटिवेटेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे based on their belief that a particular outcome is the result of that action. व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का ये मानना था कि आपको वर्कर को बताना पड़ेगा कि कंपनी की वर्कर से क्या एक्सपेक्टेशन है और उसको ये बताओ कि अगर आप ऐसे काम करोगे, इस तरीके से हमें आउटकम और रिजल्ट दोगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो एम्प्लॉय उसी तरीके से काम करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला। दैट इज द एक्सपेक्टेशंस। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप मोटिवेशन को कैलकुलेट करना चाहते हो, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस। यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी का मतलब है पर्टिकुलर मैनर, किस तरीके से आपको बिहेव करना है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटालिटी का मतलब है रिवॉर्ड, क्या उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस का मतलब है कि जो भी आउटकम आपका आया है वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट, राइट। तो कई बार हम लोग एफर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं बट हमारा जो आउटकम है वो सही नहीं आता। दैट इज द बैलेंस, राइट। सो ये थ्योरी आपको इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बारे में आप लोग रीड कर लीजिए, ये सिंपल है।
हाँ जी, रीड कर लिया आपने? टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन जो है वो ऑलमोस्ट आसपास सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सो इसको अगर आप रीड करेंगे एक बार तो समझ आ जाएगा आपको। इसमें ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मोस्टली इसमें शॉर्ट नोट्स ज्यादा आते हैं, 5 मार्क्स का आता है ये मोस्टली। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि एक डेटाबेस होता है, और जिस डेटाबेस में आप कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू दी ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मेंटेन करके रखते हो और उन एक्टिविटीज को आप ट्रैक करते रहते हो टाइम के साथ साथ। ट्रैक करने का मतलब है कि कितने एम्प्लॉयज आए, कितने गए, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसको कितनी सैलरी देनी है, और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किसका डेजिग्नेशन क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। सो इसके लिए हम लोग जो डेटाबेस रेडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं रहता है, ये एक इंटीग्रेशन होता है पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। उसके साथ साथ सपोर्ट फंक्शन, सिस्टम पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें एम्प्लॉय के डेटाबेस के साथ साथ आप उसकी सैलरी मेंटेन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम और अटेंडेंस वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो, जो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो आप मेंटेन करके रख सकते हो। आप बेनिफिट्स के बारे में देख सकते हो, एम्प्लॉयज की प्रोफाइल क्या है, उनका रिक्रूटमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, लर्निंग मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपकी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगी। तो दिस इज अबाउट यूनिट नंबर 11। नाउ वी आर लेफ्ट विद यूनिट नंबर 12 ओनली। मैं एक बार देख लेती हूँ इस ब्लॉक में कितने यूनिट्स हैं। इसमें है 13 यूनिट्स। तो जो 2 यूनिट्स आपके अगर बच भी गए हैं, आप लोग एक बार सारा रिवाइज कर लीजिएगा। जब आपकी लास्ट क्लास होगी, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास जो है BHC 15 वो मेरे साथ ही होगी। सो उसमें मैं टाइम को थोड़ा सा अरेंज करके ये 2 यूनिट्स भी आपको कंप्लीट करा दूंगी। आप मुझे एक बार याद भी दिला देना, ठीक है? एनी डाउट्स? यस और नो? नो मैम। सो यूनिट नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहूँ तो 12 और 13 का आपको ब्रीफ दे सकती हूँ, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप लोग एक बार सेल्फ स्टडी करिएगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में गो थ्रू करना। कोई भी डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हो, और प्लस हम ये यूनिट नंबर 12 और 13 भी तभी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? यस मैम। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं लीव कर रही हूँ सेशन। बाकी जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके।